Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, बिल्कुल जैसा मैंने कल कहा था, सामाजिक का टेस्ट आपके लिए लाया जाएगा। सुपर फास्ट टेस्ट होगा, बहुत ही शानदार, संपूर्ण सिलेबस से। वो वीडियो 8 बजे आ गया है। अब देखिए, बात करने वाला हूं साइकोलॉजी की क्लास नंबर 61 की। व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और व्यक्तित्व के वर्गीकरण में मैं आपको 13 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ा चुका हूं जो नॉर्मल था। अब इसके बाद में आज 2 प्रकार के वर्गीकरण पढ़ेंगे, 14वां और 15वां। 14वां प्रकार का जो वर्गीकरण आता है मित्रों, वो है कार्ल जुंग या यंग के अनुसार, और 15वां प्रकार का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड के अनुसार। और मैं इस चीज़ की गारंटी लिख के दे देता हूँ कि आज की जो क्लास है, अगर इसमें रीट में 2020 में अगर लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड में क्वेश्चन नहीं बने तो फिर आप बिल्कुल चैनल से बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए इस चैनल पे, अगर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो सिगमंड फ्रायड और जो कार्ल जुंग, ये दोनों हैं, इनमें से 100% अगर लेवल फर्स्ट में नहीं आया तो लेवल सेकंड में 100% आएगा, लेवल सेकंड में नहीं आया तो लेवल फर्स्ट में आएगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। तो मित्रों शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि एसएसटी का जिसने टेस्ट दिया है वो अपनी राय ज़रूर बताए, कैसा टेस्ट लगा आपको, एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा। चलिए बात करेंगे। पूरा वीडियो देखना है, अगर देखो तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि बहुत सारी नई जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इतनी नई जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, इतना तो हमने नहीं पढ़ा था। मित्रों, 14वां प्रकार का वर्गीकरण आता है कार्ल जुंग के अनुसार या कार्ल युंग के अनुसार या कार्ल यंग के अनुसार। तो देखिए, बहुत सारी किताबों में कार्ल जुंग को कार्ल युंग लिखा जाता है और बहुत सी जगह कार्ल यंग लिखा जाता है। तो कार्ल जुंग, युंग, यंग, ये तीनों एक के ही नाम है, अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक के ही नाम है। इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। कार्ल जुंग ने सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व के 2 मनोवैज्ञानिक प्रकार बताए। अब आपका दिमाग चलेगा कि सर 2 नहीं 3 बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, अभी 2 पढ़ लो एक बार, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि उभयमुखी को किस प्रकार शामिल किया गया। तो शुरू करते हैं मित्रों। कार्ल जुंग ने सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक और होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक और होता है उभयमुखी व्यक्तित्व, लेकिन इसको मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ, अंतर्मुखी बहिर्मुखी के बाद में, कि इसका कैसे आगमन हुआ। तो मित्रों बात करें अंतर्मुखी व्यक्तित्व की, क्या होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व? देखिए साथियों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब है ऐसे व्यक्ति जो आत्म केंद्रित, खुद पर जो केंद्रित होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी, आदर्शवादी होते हैं, सिद्धांतवादी, सिद्धांतों पर चलने वाले जो लोग होते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने वाले, जो ज़्यादा रुचि देती है जिनको पत्र पत्रिकाएं पढ़ने में, पढ़ने लिखने में अधिक रुचि रखने वाले जो लोग होते हैं, बहुत सी बार इनको किताबी कीड़ा भी कहा जाता है। चिंतित होते हैं, तनावग्रसित होते हैं, संदेही होते हैं, संकोची होते हैं, शंकालु भी होते हैं, ये शर्मीली इनकी प्रवृत्ति होती है, कम बोलने वाले होते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, सामाजिक कार्यों में शामिल न होने वाले, मतलब जहाँ सामाजिक कार्य चलता रहता है वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। अच्छे लेखक होते हैं, मतलब ये लिखते हैं तो विचारों को बहुत अच्छी तरह से, किंतु अच्छे वक्ता नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में ही अंतर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। तो आया थोड़ा समझ में? देखा होगा ना आपने, जो कम बोलना पसंद करते हैं, एकांत में रहते हैं, उनको सामूहिकता में ला जाते हैं तो उनको शर्म जैसी भावना उनके मन में आती है, ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं लेकिन बोलते नहीं है। तो मित्रों ऐसे व्यक्तित्व कौन से होते हैं? अंतर्मुखी। दूसरा देखेंगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व। देखो बहिर्मुखी क्या है? ऐसे व्यक्ति जो यथार्थवादी होते हैं, यथार्थवादी जो वास्तविक सोच होते हैं वो रखते हैं। समाजवादी, सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। परोपकारी, दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं। दयालु होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले, प्रत्येक सामाजिक कार्य में शामिल होने वाले, प्रत्येक सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें ये शामिल भी होते हैं। सामाजिक, व्यवहारिक, लचीले और वाचाल, ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। विश्वासी, खुद पर इनको ज़्यादा विश्वास होता है। आशावादी, मुसीबत में इनको आशा रहती है हमेशा। अच्छे वक्ता होते हैं किंतु अच्छे लेखक नहीं होते हैं। देखो जो अंतर्मुखी है वो तो अच्छे लेखक होते हैं किंतु अच्छे वक्ता नहीं,
और जो बहिर्मुखी है ये अच्छे वक्ता तो होते हैं, बोलते तो बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन ये अच्छे लेखक नहीं होते हैं। तो मित्रों समझ में आया थोड़ा बहिर्मुखी व्यक्तित्व कौन है। नॉर्मली आपने देखा होगा आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आपके जो ज़्यादा बोलते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है सामाजिक काम करने में, सामूहिकता में रहना पसंद करते हैं, समाजवादी जो लोग होते हैं, परोपकारी होते हैं, बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं। तो मित्रों ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने ये शब्द लिखे हैं इनको आप रटो, समझो इस चीज़ को, अनुभव करके देखो कि आपके आसपास भी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाए जाते हैं। मित्रों यहाँ मैंने नोट करके लिखा है, कार्ल जुंग के शिष्य नामेन व याकोर, दो शिष्य थे कार्ल जुंग के, नामेन व याकोर नाम था इनका, ने इन दोनों प्रकारों का, किन दोनों प्रकारों का, अंतर्मुखी का और बहिर्मुखी का अध्ययन किया और यह निश्चित किया कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जो इन दोनों प्रकारों के मध्य आता है। इन्होंने देखा कि यार अपने गुरुजी ने अंतर्मुखी बहिर्मुखी तो बता दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंतर्मुखी भी नहीं है बहिर्मुखी भी नहीं है, उन दोनों के बीच के हैं। अतः नामेन व याकोर ने जुंग के वर्गीकरण में एक और प्रकार उभयमुखी को शामिल किया। तो नामेन और याकोर ने क्या किया कि एक और प्रकार जोड़ दिया, जिसका क्या नाम रखा इन्होंने, उभयमुखी। तो मित्रों उभयमुखी व्यक्तित्व क्या होता है, देखिए ऐसे व्यक्ति जो अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व के प्रकारों से संबंधित गुणों का प्रदर्शन करते हैं, कि किसी समय तो वो अंतर्मुखी के जैसा व्यवहार करते हैं और कभी बहिर्मुखी के जैसा व्यवहार करते हैं, उन लोगों में उभयमुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सी जगह तो बहुत बोलते हैं, खूब विचारों को व्यक्त करते हैं, बहुत सी जगह उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो मित्रों ऐसे व्यक्तियों में उभयमुखी व्यक्तित्व पाया जाता है। आया थोड़ा समझ में। मित्रों देखिए कार्ल जुंग ने जो ये सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है दो भागों में, बाद में तीसरा प्रकार भी जोड़ दिया गया था। तो मित्रों अभी तो वर्तमान में तो 3 भाग है, लेकिन जब प्रारंभ किया था तो 2 ही भाग बताए थे। यह जुंग का व्यक्तित्व का वर्गीकरण सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण है। तो जितने भी वर्गीकरण आज तक किए गए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण कौन सा है, कार्ल जुंग ने जो सामाजिकता के आधार पर किया है। तो मित्रों ये तो था कार्ल जुंग के अनुसार। अब पढ़ने वाले हैं 14वां प्रकार सिगमंड फ्रायड के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों देखते हैं इसको। साथियों 14वां प्रकार आता है व्यक्तित्व वर्गीकरण में सिगमंड फ्रायड के अनुसार। तो मित्रों सिगमंड फ्रायड के अनुसार वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। इतना बड़ा और इतना इम्पोर्टेंट ये सिद्धांत है, यकीन मानो मित्रों अगर आप पूरा इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको कहीं से भी इस सिद्धांत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रायड सभी ने नाम सुन रखा होगा, काफ़ी प्रचलित नाम है, काफ़ी फेमस नाम है। फ्रायड ने मन मस्तिष्क के आधार पर चेतना का विश्लेषण किया और सन 1900 में मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो मित्रों वैसे तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व के प्रकार, लेकिन व्यक्तित्व के प्रकार सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अंतर्गत दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको व्यक्तित्व के प्रकारों के साथ ही मनोविश्लेषणवाद का संपूर्ण सिद्धांत आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, आराम से, बड़े आराम से पढ़ेंगे। मित्रों एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। साथियों मैं वो जानकारी देने वाला हूं जो आपको आज तक इतनी जानकारी किसी से भी नहीं मिली होगी। तो शुरू करते हैं। इन्होंने चेतना का विश्लेषण करके हिमशैल या हिमखंड, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, ठीक है, क्या होता है, बर्फ। तो हिमशैल या हिमखंड का पर प्रयोग करके मन मस्तिष्क के 3 प्रकार बताए। मन के या मस्तिष्क के कितने प्रकार बताए इन्होंने, 3 प्रकार के बताए। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, हिमशैल या हिमखंड पर, मतलब बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग करके मन के 3 प्रकार बताए थे सिगमंड फ्रायड ने। तो मित्रों मन के 3 प्रकार कौन से थे, देखिए पहला बताया इन्होंने चेतन मन। चेतन मन को ही कहा जाता है कॉन्शियस माइंड। क्या कहा जाता है, कॉन्शियस माइंड चेतन मन को कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है जो संपूर्ण मस्तिष्क का 10% होता है। देखो अपना जो मन है उसको 3 भागों में बांटा है, एक तो चेतन मन,
एक अर्धचेतन मन और एक अचेतन मन। बिल्कुल मैं आपको इसको रेखा चित्र के माध्यम से बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार आप इसको देख लीजिए। तो जो चेतन मन है, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और ये संपूर्ण मस्तिष्क का कितना होता है 10% या फिर 1/10 भी कहा जाता है। तो मित्रों, अगर प्रश्न आता है कि कौन सा मन मस्तिष्क का 10% या 1/10 होता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा कॉन्शियस माइंड या चेतन मन। मित्रों, यह मस्तिष्क का सबसे सक्रिय भाग होता है चेतन मन। सबसे सक्रिय भाग होता है भाई साहब, सबसे सक्रिय मतलब यहाँ चलते रहते क्या चलते रहते, विचार चलते रहते हैं। अतः इसमें ऊर्जा का सर्वाधिक व्यय होता है। जो भी अपन सोचते हैं, दुनिया भर की जो टेंशन लेते हैं, जो दुनिया भर की बातें लगातार अपने दिमाग में चलती रहती है, वो चेतन मन में चलती है। इसलिए चेतन मन मस्तिष्क का सबसे सक्रिय भाग है और सर्वाधिक ऊर्जा का व्यय भी चेतन मन में ही होता है। मतलब ऊर्जा का व्यय कैसे होगा? अपन यूँ कहते हैं ना, लगातार पढ़ते रहे, लगातार पढ़ते रहे, यूँ कहते अरे यार मेरा तो सिर दुख रहा है, मेरा तो यार अब याद होते ही बंद हो गए, मेरे तो सिर भारी हो रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि अपनी ऊर्जा उसमें इतनी ज़्यादा व्यय हो जाती है। संपूर्ण ऊर्जा, लगभग अधिकतर ऊर्जा चेतन मन के द्वारा ही व्यय होती है। नेक्स्ट, फ्रायड ने चेतन मन की तुलना बर्फ के टुकड़े के उस भाग से की है जो पूर्ण रूप से जल के बाहर तैरता है। देखिए इन्होंने क्या किया था, बर्फ के टुकड़े पर प्रयोग किया। एक बर्फ का टुकड़ा था, उस बर्फ के टुकड़े को इन्होंने पानी में डुबोया। ठीक है, पानी में कुछ भाग बाहर तैर रहा था, कुछ भाग अंदर तैर रहा था। तो जो बाहर तैरने वाला भाग था वो क्या कहलाया? चेतन मन। कौन से भाग से तुलना की चेतन मन की? जो पूर्ण रूप से जल के बाहर रहकर तैरता है। बिल्कुल रेखा चित्र के माध्यम से बताने वाला हूँ। मित्रों, समझ में आया होगा चेतन मन अच्छी तरह से। दूसरा देखेंगे अर्धचेतन मन, जिसको उपचेतन मन भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। क्या कहते हैं? अर्धचेतन या उपचेतन को सब कॉन्शियस माइंड। साथियों, यह चेतन एवं अचेतन मन के बीच का भाग है जो दोनों के मध्य मार्ग का कार्य करता है। देखिए 3 मन है, चेतन, अचेतन और चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो देखिए ये तो हुआ चेतन, और ये एक ऐसा भाग होता है अर्धचेतन का जो कभी ऊपर रहता है, कभी चेतन में चला जाता है और कभी अचेतन में आ जाता है। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि आपको कोई बात याद होती है, वो कहते हैं अरे यार बिल्कुल मुंह में ही है लेकिन बाहर नहीं आ रही वो बात। तो क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो बात अर्धचेतन में होती है। अगर वो याद आ जाती है तो वो चेतन में चली जाती है, और अगर वो बात याद नहीं आ पाती है तो वो अचेतन में चली जाती है। इसलिए अपन उस बात को भूल जाते हैं। तो मित्रों, ये है अर्धचेतन मन। देखिए अर्धचेतन जो मन है वो व्यक्ति इस मन का प्रयोग, अर्धचेतन मन का प्रयोग एक मन से दूसरे मन में जाने का कार्य भी इसके माध्यम से ही करते हैं। अगर व्यक्ति देखिए कई बार चेतन से अचेतन में चला जाता है, अचेतन से चेतन में आ जाता है, किसके माध्यम से आता है? अर्धचेतन के माध्यम से आता है, सब कॉन्शियस माइंड के माध्यम से वो आता है। मित्रों, इस मन की तुलना बर्फ के उस टुकड़े से की गई जो जल की लहरों में कभी डूब जाता है और कभी बाहर आ जाता है। देखिए मैं आपके लिए चित्र यहाँ पे लाया हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। अच्छी तरह से देखिए चित्र को। मित्रों, जिसे सोचिए ये है हमारा दिमाग। क्या है ये? अपना मस्तिष्क है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा है। पहला है चेतन मन, दूसरा है ये जो ऐसा भाग है जो जल में भी डूबा रहता है, कभी कभी बाहर आ जाता है, यह है अर्धचेतन मन, और एक ऐसा भाग होता है जो सदैव जल में डूबा रहता है, वो कहलाता है अचेतन मन। तो मित्रों, जो चेतन मन है ये संपूर्ण मस्तिष्क का 1/10 या 10% ही होता है, और ये मस्तिष्क का सबसे सक्रिय भाग भी है। जो अर्धचेतन मन है इसका कोई प्रतिशत नहीं होता है, ये कभी ऊपर चला जाता है और कभी नीचे आ जाता है। अब तीसरा देखेंगे 9/10 अचेतन मन। तो मित्रों, अचेतन मन क्या होता है? देखिए आपके लिए है अचेतन मन बिल्कुल आपके सामने। साथियों, अचेतन या जो अवचेतन भी इसको कहा जाता है, अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो संपूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत होता है? 90%। 90% तो अचेतन मन होता है और 10% क्या होता है? चेतन मन होता है। साथियों, सबसे बड़ा भाग कौन सा है मस्तिष्क का?
अचेतन या अवचेतन, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मित्रों, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होने के साथ में सबसे निष्क्रिय भाग है, जबकि सबसे छोटा भाग चेतन था, सबसे सक्रिय वो था, और सबसे बड़ा ये है, सबसे निष्क्रिय ये है। अतः इसमें ऊर्जा का सबसे कम व्यय होता है। मतलब जो अचेतन, अपन कई बार ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं ना, अपन कई बार अपने दिमाग में कई चीज़ें चलती रहती है, लेकिन अपन कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, तो वो कहाँ चली जाती है? अचेतन में चली जाती है, और उसके ऊपर अपना दिमाग भी व्यय, अपनी जो ऊर्जा है वो भी व्यय नहीं होती है। इसकी तुलना बर्फ के उस टुकड़े से की गई है जो जल में पूर्ण रूप से डूबकर तैरता है। देखिए, मैंने अभी आपको चित्र बताया था, ये वाला चित्र, ये तो है जो पूर्ण रूप से तैर रहा है जल में, ये तो अचेतन। जो कभी डूब रहा है, कभी बाहर आ रहा है, वो अर्धचेतन, और जो सदैव बाहर रहता है वो चेतन मन होता है। अब साथियों, हुआ क्या, अभी व्यक्तित्व की तो बात ही नहीं आई बिल्कुल भी, लेकिन दोस्तों, जो चेतन, अर्धचेतन, अचेतन मन है, इन तीनों मनों को ध्यान में रखते हुए सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए थे। कितने प्रकार? 3 प्रकार दिए व्यक्तित्व के। बिल्कुल, ये आपका टॉपिक आ चुका है, सिद्धांत भी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन अभी सिद्धांत पूरा नहीं हुआ है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, इतनी ज़्यादा अभी भी, हालांकि मैंने बताई है अभी तक भी, लेकिन अब जो बताने वाला हूँ वो और ही शानदार रहेगा। तो मित्रों, पहला व्यक्तित्व का प्रकार बताया इन्होंने इदम, जिसको इड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इड भी इसको कहते हैं, और इसको सुखवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, सुखवादी सिद्धांत क्यों कहते हैं, इसका एक कारण है, लेकिन वो कारण आगे पढ़ेंगे। मित्रों, इदम व्यक्तित्व के प्रकार को पढ़ते हैं। इस व्यक्तित्व में मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है। जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है ना, जैसे भूख लगना, भूख है, फिर काम वासना संबंधित मूल प्रवृत्ति है, क्रोध संबंधी की भाई युयुत्सा संबंधी मूल प्रवृत्ति है, तो जो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां होती है उस पर आधारित यहाँ पर समस्त क्रियाएं रहती है। मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता इदम या इडवाद सिद्धांत या सुखवादी सिद्धांत में होती है। अतः व्यक्ति की समस्त क्रियाएं मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है। चूंकि मूल प्रवृत्ति पर आधारित क्रियाएं किसकी होती है? पशुओं की। किसकी होती है मूल प्रवृत्ति पर आधारित क्रियाएं? पशुओं की। क्यों? क्योंकि पशु को भूख लगी तो भोजन कर लिया, यूं नहीं देखेगा कि यार इस पे मेरा अधिकार है कि नहीं है। अतः इसे पशुवत भी कहते हैं, पशुवत व्यक्तित्व भी इसको कहा जाता है। जिन लोगों का व्यक्तित्व इदम या इड टाइप का होता है उनको पशुवत व्यक्तित्व के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है, और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित क्रिया किनकी होती है? पशुओं की, इसलिए इसे पशुवत व्यक्तित्व भी कहते हैं। साथियों, आगे देखते हैं। इस व्यक्तित्व में अचेतन मन की अधिकता होती है। जो व्यक्ति का अचेतन मन है उसकी अधिकता इदम में होती है। इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। इदम में कौन से मन की अधिकता होती है? अचेतन मन की अधिकता। अतः व्यक्ति के मन में काम वासना से संबंधित अनेक बुरी इच्छाएं जन्म लेती है, इसलिए अचेतन मन को इच्छाओं की जननी भी कहते हैं। हालांकि मैंने इसको बड़े साइज में लिखा है कि अचेतन मन की अधिकता किसमें होती है? इदम में। अचेतन मन को इच्छाओं की जननी भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है डायरेक्टली, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। पशुवत व्यक्तित्व कौन सा है? इदम या इड है। मित्रों, अचेतन मन को इच्छाओं की जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्ति की जितनी भी बुरी इच्छाएं होती है वो कहाँ जन्म लेती है? अचेतन मन में जन्म लेती है, और फिर वो कहाँ आ जाती है? चेतन में आ जाती है। इसीलिए तो ये इतने बुरे बुरे कार्य होते हैं। तो साथियों, याद रखना है कि अचेतन मन में इच्छाओं का जन्म होता है, इसलिए इसे इच्छाओं की जननी भी कहते हैं। तो मित्रों, एक एक फैक्ट को समझो, एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं। किंतु इदम इन इच्छाओं को प्रकट नहीं होने देता। देखो, अचेतन मन का संबंध इदम से होता है। अचेतन मन में बुरी इच्छाएं जन्म लेती है, और इदम क्या करता है? इन इच्छाओं को बाहर नहीं आने देता है। क्यों? रोके रखता है। अतः इदम को अचेतन मन का स्वामी, शासक या राजा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं मैं, इतने इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता, लेकिन याद रखना की कोशिश करो कि अचेतन मन का स्वामी, शासक या राजा किसे कहते हैं? इदम को कहा जाता है। याद रखना है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इदम क्या करता है? अचेतन मन में जो बुरी इच्छाएं जन्म लेती है उनको बाहर नहीं आने देता है, उन पर रोक लेता है उनको। इसीलिए उनको शासक, राजा या अचेतन मन का स्वामी कहा जाता है। किसको? इदम को। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों आगे। अर्थात हमारे बुरे मन पर प्रबंधन इदम ही करता है।
हमारा जो बुरा मन है जिसमें अनेक प्रकार की बुरी इच्छाएं जन्म लेती है, उसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? इदम के द्वारा किया जाता है। इदम के द्वारा कैसे किया जाता है? अरे भाई वो इच्छाओं को दबा रहा है ना, इच्छाओं को रोक रहा है, तो फिर वो प्रबंधन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मित्रों ये कहा गया है कि हमारे बुरे मन का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? इदम के द्वारा। साथियों आगे देखते हैं, समस्त दमित इच्छाएं अचेतन मन में ही सुरक्षित रहती है, अतः अचेतन मन को इच्छाओं का भंडार गृह भी कहते हैं। दमित इच्छाओं का भंडार गृह, दमित है सॉरी है ना, दमित शब्द टाइप करना भूल गया मैं। देखो दमित इच्छाओं का भंडार गृह है, अचेतन मन को क्यों कहते हैं? देखिए अचेतन मन में ही इच्छाएं जन्म ले रही है, तो इच्छाओं की जननी अचेतन मन हो गया। अब उनको ईड बाहर नहीं आने दे रहा है, तो अचेतन मन का स्वामी ईड हो गया। अब वो वापस इच्छाएं बाहर नहीं आ रही, फिर वहाँ पर कहाँ जा रही है? वापस अचेतन मन में जा रही है। तो दमित इच्छाओं का भंडार गृह भी किसको कहा जाता है? अचेतन मन को ही दमित इच्छाओं का भंडार गृह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, इस व्यक्तित्व में कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, काम नहीं करना चाहता है, यह केवल फल भोगने की इच्छा रखता है कि बस बिना कर्म के ही फल प्राप्त करने की इच्छा होती है, अतः इसे सुखवादी सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब व्यक्ति हमेशा इसमें सुख प्राप्त करना चाहता है। इस व्यक्तित्व में धैर्य की कमी होती है, किसी भी चीज़ के लिए धैर्य नहीं करना चाहेगा, अतः यह अपनी प्रत्येक समस्या का हल तत्काल बिना किसी बाधा के प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह अन्य किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाकर ही प्राप्त हो। यह व्यक्तित्व प्राय छोटे बालकों में पाया जाता है। देखिए ज़्यादातर जो इदम प्रकार का व्यक्तित्व है वो छोटे बालकों में होता है, और ये क्या सोचते हैं कि भाई मेरा किसी भी प्रकार से फ़ायदा हो जाए, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बस यूँ है कि मेरा काम निकलना चाहिए, मुझे फ़ायदा हो जाए, चाहे दूसरे को हानि हो या मत हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको सुखवादी सिद्धांत कहा गया है। तो मित्रों ये तो है व्यक्तित्व का प्रथम प्रकार। अब दूसरा अहम पढ़ेंगे और तीसरा पराअहम पढ़ेंगे। साथियों इड या इदम प्रकार के व्यक्तित्व को पढ़ लिया है, आशा है आपको उसमें बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। और मित्रों देखिए इड वाला जो प्रवृत्ति है ज़्यादातर बालकों में, छोटे बच्चों में होती है, और कुछ मनुष्यों में भी होती है। आपने आसपास अपने आसपास उदाहरण सोच के देखो इस चीज़ के, क्या वास्तव में ऐसा आपको कोई व्यक्ति दिखता है जो ईड प्रवृत्ति का आपको लगता हो? अगर लगता है तो उसके कुछ गुण देखो, मतलब व्यवहार में अपना के देखो यार इन चीज़ों को। दूसरा देखेंगे अहम या यथार्थवादी, या जिसको ईगो भी कहा जाता है। तो मित्रों ईगो प्रकार का जो व्यक्तित्व है, इस प्रकार के व्यक्तित्व में सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है। जो जिन लोगों में अहम प्रकार का व्यक्तित्व या ईगो प्रकार का व्यक्तित्व होता है, इसको यथार्थवादी कहते हैं। यथार्थवादी का मतलब क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक होता है। अब देखिए जो अहम प्रकार के व्यक्तित्व है उनमें सामाजिक गुणों की, मतलब जो समाज ने जो गुण निर्धारित कर रखे हैं कि हाँ ये गुण होने चाहिए एक व्यक्ति में, उन गुणों की प्रधानता होती है। अतः व्यक्ति का प्रत्येक कार्य सामाजिकता पर आधारित होता है। मतलब व्यक्ति जो कार्य करता है सोच समझ के करता है, आगे पीछे की सोच रखता है कि यार मैं चोरी करूंगा तो मुझे ये चीज़ें मिलेगी, अगर मैं किसी को अच्छा ये कार्य करूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक कार्य किस पर आधारित होता है? सामाजिकता पर। क्योंकि सामाजिकता पर आधारित कार्य मनुष्य या मानव के होते हैं। क्योंकि देखिए कोई जानवर तो सामाजिक की तरह कार्य नहीं करेगा ना, मनुष्य ही सामाजिक के रूप में कार्य करेंगे। तो मित्रों अतः इस व्यक्तित्व को मानवतावादी व्यक्तित्व भी कहा जाता है। देखो पशुवत व्यक्तित्व किसे कहते हैं? इदम को। और मानवतावादी व्यक्तित्व किसे कहते हैं? अहम को। इम्पोर्टेंट है, बड़े लाइन में लिख रखा है। यह व्यक्तित्व यथार्थ को देखता है। यथार्थ मतलब वास्तविक स्थिति को देखता है कि हाँ वास्तव में ऐसा है, हमें ये करना चाहिए, हमारे लिए ये फायदेमंद है, हमें अगर ये कार्य करेंगे तो इससे दूसरों को नुकसान होगा, अपने को नुकसान होगा, या कैसे, आगे पीछे की यथार्थ चीज़ों को देखता है और सोच समझकर उसके अनुरूप कार्य करता है। अर्थात इसमें सोचने समझने की शक्ति पाई जाती है। किसमें? अहम प्रकार के व्यक्तित्व में। और अहम प्रकार का जो व्यक्तित्व है इसका संबंध होता है चेतन मन से। किससे होता है? चेतन मन से। मित्रों आगे देखते हैं, यह व्यक्तित्व का सबसे संतुलित प्रकार है। देखिए नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्तित्व का सबसे संतुलित प्रकार कौन सा है, तो आपका राइट आंसर रहेगा अहम।
अपन क्या करते हैं, अपन सोचते हैं या परा अहम जो परम अहम रहता है वो सबसे संतुलित प्रकार होता है। नहीं, वो सबसे संतुलित प्रकार नहीं होता है। सबसे संतुलित प्रकार कौन सा होता है? अहम होता है। तथा इदम और परा अहम के मध्य संतुलन करने का कार्य भी यही व्यक्तित्व करता है। जो व्यक्ति का इदम होता है, जो व्यक्ति का परा अहम होता है, इन दोनों के बीच इनको संतुलित करने का कार्य भी कौन करता है? अहम ही करता है। मित्रों, मानव को मानव बनाए रखने का कार्य भी यही व्यक्तित्व करता है। देखिए, अगर मानव इदम में चल गया तो वो पशु बन जाएगा, और मानव परम अहम में चल गया, किसमें? परम अहम में अगर चल गया तो फिर वो क्या बन जाता है? देवता, ईश्वर बन जाता है वो। लेकिन मानव को मानव बनाए रखने का कार्य कौन सा व्यक्तित्व करता है? अहम प्रकार का, या जिसको ईगो प्रकार का व्यक्तित्व कहते हैं, वही मानव को मानव बनाए रखने का कार्य भी करता है। तो मित्रों, ये था अहम प्रकार का व्यक्तित्व। और तीसरा और अंतिम प्रकार का जो व्यक्तित्व है उसको देखेंगे, परम अहम, या जिसको सुपर ईगो कहा जाता है। इसको आदर्शवादी सिद्धांत या दैवीय सिद्धांत भी कहते हैं। जो आदर्शवादी सिद्धांत या दैवीय सिद्धांत इसको कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा? देखिए, व्यक्तित्व के इस प्रकार में आदर्शवादी गुणों की प्रधानता होती है। जो आदर्श के जो गुण है ना, आदर्शवादी गुणों की प्रधानता परम अहम में होती है। अतः व्यक्ति का प्रत्येक कार्य सत्य, धर्म और अहिंसा पर आधारित होता है। क्योंकि इस पर आधारित कार्य देवताओं के होते हैं, अतः इसे दैवीय व्यक्तित्व भी कहा जाता है। देखिए, आदर्शवादी सिद्धांत क्यों कहा? क्योंकि आदर्शवादी गुणों की प्रधानता होती है। दैवीय सिद्धांत क्यों कहा? क्योंकि मित्रों, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो सत्य, धर्म और अहिंसा पर आधारित कार्य करता है, और ऐसे कार्य कौन करते हैं? देवता। इसलिए इसको दैवीय व्यक्तित्व के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, इस व्यक्ति में चेतन मन की अधिकता होती है। देखो, इसमें चेतन मन की अधिकता होती है। हालांकि जो अहम प्रकार है उसमें भी चेतन मन होता है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में इदम प्रकार का जो व्यक्तित्व है, ठीक है, इदम क्या, सॉरी, जो अचेतन मन है, अचेतन मन भी कुछ मात्रा में होता है। कई बार व्यक्ति हानि भी, लाभ, अपने लाभ के लिए हानि भी दूसरों को पहुंचा देता है, लेकिन ऐसा अधिकता देखने को नहीं मिलता है। तो ज़्यादा अचेतन मन की अधिकता किसमें होती है? परम अहम में। अतः व्यक्ति सक्रिय रहता है और कार्य करना पसंद करता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ करना पसंद करता है। फ्री बैठे रहना उसे अच्छा नहीं लगता है, किंतु उसका प्रत्येक कार्य समाज व राष्ट्र के हित में होता है। जो भी वो कार्य करेगा वो किसके हित में होगा? वो समाज के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, न कि खुद स्वयं के हित में होगा। वो स्वयं के हित में कोई कार्य नहीं करता है। मित्रों, स्वयं के हित में कोई कार्य नहीं करता है, और कोई ऐसा कार्य भी नहीं करता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि हो। वो ये भी देखता है कि यार मुझसे कोई ऐसा कार्य नहीं हो जाए कि किसी दूसरे लोगों को हानि पहुंचे, ऐसा वो कार्य नहीं करता है। इस व्यक्तित्व में दया, प्रेम, परोपकार, सहयोग आदि की प्रबल भावना पाई जाती है। दूसरों पर दया दिखाता है, दूसरों से प्रेम करता है, दूसरों पर परोपकार करता है, दूसरों का सहयोग करता है। ऐसी भावनाएं इस परम अहम व्यक्तित्व में पाई जाती है। अतः इसे नैतिकवादी सिद्धांत भी कहते हैं। जो परम अहम व्यक्तित्व है इसको नैतिकवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। समाज में इस व्यक्तित्व के व्यक्ति न के बराबर पाए जाते हैं। देखो, आसपास दिखता है क्या कोई ऐसा जो निस्वार्थ भाव से खुद के हित को ध्यान में न रखते हुए कभी भी स्वयं सदैव दूसरों के हितों और राष्ट्र के हित, समाज के हितों को प्राथमिकता देता है? क्या देखा है कभी ऐसा व्यक्ति? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए, नहीं देखा है तो भी कमेंट करके जाए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जाए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। मिलते हैं दोस्तों शिक्षण विधियों की अगली क्लास में, जो मैं प्रयोजना विधि आपके लिए लेके आऊँगा। इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो जो विधि है, बहुत ज़्यादा SST के लिए भी, गणित के लिए भी, साइंस मैथ्स के लिए भी, संस्कृत के लिए भी, हिंदी के लिए भी। हालांकि उसको पढ़ा रहा हूँ मैं संस्कृत में है। देखिए, उसके पहले सूक्ष्म शिक्षण भी पढ़ाना था मुझे, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में पहले पढ़ा चुका हूँ, तो एंड स्क्रीन में या आई बटन में उस वीडियो को मैं लगा दूंगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।